मधु अपनी माँ विमला के साथ शक्करपुर गांव में रहती थी। मधु के बाबा मर चुके थे, इसलिए अपना घर चलाने के लिए मधु की माँ लाल बूंदी के लड्डू बनाकर बेचती थी और अपना घर चलाती थी। एक दिन माँ, आपने ये लाल बूंदी के लड्डू बनाना कहाँ से सीखा? अरे तू आम खाना, गुठली क्यों गिनती है? आम कहाँ से आए माँ? अरे बेटी, ये एक कहावत है। अब जल्दी से तू लड्डू खा ले, मैं बाजार जाती हूँ इसे बेचने। माँ, बाजार जाने से पहले थोड़े लड्डू मेरे टिफिन में भी डाल दो। पिंकी, चिंकी, रिंकी, टिंकी सबको खाने हैं आपके हाथ के स्वादिष्ट लाल बूंदी के लड्डू। हाँ, क्यों नहीं, जरूर डाल देती हूँ। पर हाँ, खुद अकेले मत खा लेना। हाँ माँ, पता है, ज्यादा लड्डू खाने से पेट में कीड़े हो जाते हैं और फिर हम बीमार हो जाते हैं। अच्छा दादी माँ, तुझे सब पता है। चल, अब मैं बाजार जाती हूँ। लड्डू ले लो, लड्डू, लाल बूंदी के मीठे और स्वादिष्ट लड्डू, जो एक बार खाएगा बार बार मांगेगा। लड्डू ले लो, लड्डू। कुछ ही देर में सभी लड्डू बिक जाते हैं। तभी गांव के सरपंच की पत्नी कमला आती है। अरे ओ बिमला, तनिक हमको भी 1 किलो लड्डू दे दो। सेठानी जी, वो सारे लड्डू खत्म हो गए, मैं कल लाके देती हूँ आपको। क्यों रे बिमला, आजकल मैं देख रही हूँ तेरे कुछ लड्डू क्या बिकने लगे, तुझ में तो घमंड आ गया है। मैं इस गांव की सरपंच की पत्नी हूँ और तूने मेरे लिए लड्डू नहीं रखे। तेरा हुक्का पानी बंद करवा दूंगी, फिर पछताना बैठ के। माफी सेठानी जी, अगली बार से नहीं होगा, सच्ची। अगले दिन विमला लड्डू बेचने जा रही थी कि तभी उसे ख्याल आया कि आज वो कुछ लड्डू कमला सेठानी को पहले ही दे आती है, ताकि वो नाराज ना हो। इसी कारण वो जंगल के छोटे रास्ते से जाती है। तभी वहां रास्ते में उसे एक चुड़ैल मिल जाती है, जो लड्डू की महक सूंघकर उसके सामने आ जाती है। वाह, क्या महक आ रही है, जरूर ये लड्डू की महक होगी। वो गांव के सरपंच की पत्नी के लिए लड्डू ले जा रही हूँ, जाने दीजिए मुझे, वरना वो। चुप कर, मेरे सामने किसी और से डरती है? पागल वागल है क्या? चल, सारे लड्डू अब मुझे दे दे, मैं खा के देखती हूँ। चुड़ैल एक एक करके सारे लड्डू खा जाती है। क्या स्वादिष्ट है, मुझे और लड्डू चाहिए, और जल्दी, अभी। हाँ, वो बाकी लड्डू मेरे घर पर पड़े हैं, मैं अभी ला देती हूँ। हाँ, जल्दी जा और जल्दी आ, वरना। विमला वहां से चले जाती है और सारे लड्डू चुड़ैल को ला कर देती है। सारे लड्डू चुड़ैल खा जाती है। अब तो चुड़ैल विमला के लड्डू की दीवानी हो जाती है और वो रोज जंगल के रास्ते पर इंतजार करती है। और दूसरी ओर कमला का गुस्सा बढ़ने लगा और एक दिन कमला कुछ गुंडों को भेजती है विमला को मारने के लिए। गुंडे विमला के पीछे पीछे जंगल आ जाते हैं और जैसे ही उसे मारने लगते हैं, चुड़ैल गुंडों को मार देती है और विमला की जान बच जाती है। जब कमला को यह बात पता चलती है कि गुंडे मर गए हैं, तो वो जंगल जाती है पता लगाने के लिए कि आखिर बात क्या है। तभी कमला को एक चुड़ैल मिलती है और वो डर कर भागने लगती है। मैं तुझे खा जाऊंगी। तभी वहां विमला आ जाती है। इन्हें छोड़ दीजिए चुड़ैल जी, ये कमला है, गांव की सरपंच की पत्नी। ये बहुत अच्छी औरत है। विमला की बात सुनकर चुड़ैल कमला को छोड़ देती है
और फिर कमला चुड़ैल से और विमला से माफी मांगती है और चुड़ैल कहती है, देख, तुझे छोड़ा है ताकि तू रोज विमला के साथ मिलके लड्डू बनाए, ताकि मैं बहुत सारे लड्डू खा सकूं। और हाँ, कुछ लड्डू विमला बेच के अपना घर चला सके। हाँ हाँ, मैं सब करूंगी, बस मुझे मत खाओ। तो इसी बात पे एक लड्डू हो जाए। मुझे वो लाल बूंदी वाले लड्डू चाहिए। हाँ हाँ, अभी बनाती हूँ, बस मुझे मत खाना। चुड़ैल और विमला हंसने लगते हैं। दुनिया में दोस्तों बहुत सारी ऐसी ऐसी लावारिस जगहें होती हैं जिसका आपको अंदेशा भी नहीं होता है कि वहां पर क्या है और कौन है। बेहतर यही रहता है कि ऐसी जगहों के बारे में या तो अच्छे से पता कर लिया जाए या फिर इनसे हमेशा दूर रहा जाए। ऐसी ही एक कहानी है इस बंगलो की, जिसमें ये परिवार अभी चैन से रह रहा है। धिकताना धिकताना धिकताना, हो धिकताना धिकताना धिकताना। अरे ओ मैडम, जरा धीक धीक करते हुए इधर आना जरा। क्या हुआ माँ जी? ये तेरे कमरे में सारे गमले क्यों टूटे हुए हैं? जी मेरी और इनकी लड़ाई हो गई थी। अरे यार विशाखा, ये भी कोई माँ को बताने की बात है क्या? अच्छा, और वो पलंग क्यों टूटा है? वो तो। अरे चुप। अरे कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। पलंग कमजोर हो गया था बहुत दिन से, इसलिए वो टूट गया। कमजोर तो होगा ही ना, तेरे ससुराल से जो आया था। इतनी प्रार्थना की थी कि तेरी शादी किसी अच्छे घर में हो और तेरी बहू अच्छी आए, पर कहाँ मिल पाई ऐसी बहू। मैंने भी तो इतनी मनोकामना की थी कि सास ही ना हो, मेरी भी तो विश पूरी नहीं हुई। क्या बोली कलमुही? अरे बस करो ना यार, रोज रोज आप दोनों ग्रह कलेश करते रहते हो, मैं तो परेशान हो गया हूँ आप दोनों से। तभी बंगलो के हॉल में एक चेयर एक कोने से दूसरे कोने में अपने आप चली जाती है। ये क्या था? क्या था? माँ जी, वो चेयर अपने आप इस कोने से उस कोने में चली गई। पागल है क्या? ऐसी फालतू बातें मत कर। चलो सोने चलते हैं, अब रात हो गई, मुझे नींद आ रही है। आधी रात के टाइम में विशाखा को हॉल में से टीवी चलने की आवाज आती है। अरे, ये इतनी रात को टीवी कौन देख रहा है? विशाखा चेक करने हॉल में जाती है। टीवी का रिमोट सोफे पर रखा हुआ होता है। टीवी चालू रहता है पर उसे कोई देख नहीं रहा होता है। विशाखा जाके टीवी बंद कर देती है, तभी टीवी फिर से अपने आप चालू हो जाता है। ये क्या हो रहा है? डरी हुई विशाखा वापस टीवी की तरफ देखती है, पर इस बार उसे अचानक पंखे से लटकी हुई सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई देती है। विशाखा की जोर से चीख निकल जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी सरिता हॉल में आती है। अरे बहू, उठ उठ, क्या हो गया तुझे? उठ जा बहू। सरिता दिनेश के कमरे में जाती है, पर उस कमरे में जो वो देखती है उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। दिनेश गहरी नींद में सो रहा होता है और उसके पूरे शरीर पर खून ही खून लगा रहता है। बचाओ, अरे बचाओ, मेरे घर में भूत है, बचाओ। तभी जोर जोर से किसी चुड़ैल और भूत के हंसने की आवाज आती है। इन सब के बाद सरिता भी वहीं बेहोश हो जाती है। तभी सफेद कपड़ों वाली भूतनी और दो चोर हॉल में हंसते हुए आते हैं। ये तीनों भूत नहीं बल्कि दोस्तों चोर होते हैं। अरे वाह, प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। सही में यार, क्या मस्त पंखे से लटकी है तू। अरे भूतनी बनके उस पूरे परिवार को तूने क्या डराया। ऐसा खून वाला पेंट डाला विक्की ने कि ये बुढ़िया देखकर चिल्लाने ही लग गए। सही में यार, ये लोग इस बंगलो को भूतिया बंगला समझ के यहाँ से भाग जाएंगे और हम इसे अपना स्मगलिंग का अड्डा बना लेंगे। पंकज की तभी नजर पड़ती है विशाखा पर। वो अपनी जगह पे नहीं होती है। अरे वो लड़की कहाँ गई जिसको टीवी चालू करके डराया था? चल उस आदमी को देख कर आते हैं। तीनों चोर दिनेश को देखने उसके कमरे में जाते हैं, पर उसके बिस्तर पर सिर्फ वहां पे खून वाला पेंट होता है, पर दिनेश नहीं होता। अरे ये क्या हो रहा है? कहाँ गए ये लोग? तीनों चोर अचानक से वो देखते हैं कि तीनों सास बहू बेटा उनके सामने खड़े हैं। दिनेश खून वाले पेंट से लथपथ है। तुम लोगों ने हमें बेवकूफ बनाकर डराने की कोशिश की ना, हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे इन लोगों को तो पता चल गया, क्या करूं अब? अबे अब तो एक ही रास्ता है,
इन लोगों को भी टपका देते हैं। मेरे परिवार को कुछ किया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो तो अभी पता चल जाएगा। दिव्या गन निकालती है और सरिता, दिनेश और विशाखा को गोली मार देती है। लगा दी तीनों की अक्ल ठिकाने, अब इनकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। तभी अचानक से हंसने की आवाज आती है। विक्की, पंकज और दिव्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे तीनों सास बहू बेटा अपने असली रूप में आते और भयानक आत्मा बन जाते हैं। हम तीनों पहले ही मर चुके हैं, तुम हमें कैसे मारोगे? नहीं 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 नहीं। तुम लोग तो इंसान के रूप में अच्छे लोग लग रहे थे, तुम हमें नहीं मार सकते। पर तुम लोगों ने तो अच्छे इंसान वाले कोई काम ही नहीं किए ना। विशाखा दिव्या को चुहिया बना देती है। बचाओ, अरे बचाओ, इसने तो मुझे चुहिया बना दिया। और दिव्या वहां से भाग जाती है। अब तुम्हारी बारी। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सरिता विक्की का पुतला बना देती है और विक्की हमेशा के लिए पुतला बन जाता है। पंकज भाग निकलता है और अपनी कार स्टार्ट कर लेता है। इस घर में तो आना ही भारी पड़ गया। इससे पहले इतने घरों पर हमने अपना अड्डा बनाया, इतने परिवारों को मारा, लेकिन आज तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लगता है ये महीना ही खराब था हमारे लिए। तभी अचानक से पंकज की कार के सामने बहुत सारा खून वाला पेंट आ जाता है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो अपनी गाड़ी एक तालाब के अंदर ले घुसता है। इस तरह से तीनों चोरों की जो कहानी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।